साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, सरकार के अंग के संदर्भ में अपन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संदर्भ में बात कर चुके थे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद के साथ प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और इनके साथ ही संसद से संबंधित अपन बात कर चुके हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और संसद क्या क्या कार्य करती हैं, इनसे संबंधित। आज जिस टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं वो है न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है और न्यायपालिका दोहरी भूमिका में होती है। आप कहेंगे दोहरी भूमिका में कैसे होती है? देखिए जरा, न्यायपालिका दोहरी भूमिका में ऐसे होती है कि एक तो न्याय के संदर्भ में निर्णय करने का काम न्यायपालिका का रहता है, और दूसरा, भारत में संविधान सर्वोच्च विधि है। भारत में संविधान क्या है? सर्वोच्च विधि है। अर्थात सरकारों को, अर्थात जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हैं, इनको संविधान के दायरे में रहकर क्या करना होता है? अपने कार्यों को करना होता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया गया है? अभिभावक बनाया गया है कि जहां कहीं पर भी कार्यपालिका और जहां कहीं पर भी व्यवस्थापिका अगर संविधान का उल्लंघन करे, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका संविधान के अभिभावक या रक्षक के रूप में भी कार्य करेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा जरा, किसके संदर्भ में बात करें? सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बात करने वाले। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये दोहरी भूमिका में होता है। दोहरी भूमिका में कैसे होता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन अपन अलग से पढ़ेंगे, न्यायिक समीक्षा के बारे में बात करेंगे, जनहित याचिका के संदर्भ में भी बात करेंगे। लेकिन भारत में सबसे पहले इनका इतिहास क्या रहा? भारत में न्यायपालिका की शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि ब्रिटिशकालीन भारत से पूर्व जो है ये राजाओं का शासन हुआ करता था, देसी रियासतें हुआ करती थी, और राजा जो कहते थे वही कानून था, और राजा जो निर्णय करते थे वही फैसला होता था। अर्थात राजाओं के पास से न्याय प्रक्रिया धीरे धीरे करके किस प्रकार न्यायपालिका की स्थापना होती है, इनसे संबंधित बात करने वाले हैं। देखिए जरा, 1600 में कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद आप कहेंगे न्यायपालिका पढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी बीच में क्यों ला रहे हैं? यही तो बात है। न्यायिक पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पहला कानून कौन सा था ब्रिटिश संसद में पारित कि भारत में एक न्यायपालिका होगी या भारत में एक न्यायालय होगा। ठीक है, तो उनसे संबंधित बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि कंपनी जो आई थी व्यापार के उद्देश्य से ली, और धीरे धीरे उन्होंने प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में व्यापार के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक मामलों में भी गतिविधियां शुरू कर दी थी। और इसी की तरह जो है उन्होंने 1773 में एक कानून लेकर आए, जिसे अपन कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया यह पहला लिखित कानून था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला लिखित कानून था, जिसे अपन कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या आजकल एग्जाम में यहाँ रेगुलेट की जगह एक शब्द दे दिया जाता है, नियामक कानून। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, या तो उसे रेगुलेटिंग एक्ट कह दें या फिर इसे नियामक कानून कह दें। उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि भारत में क्या होगा? एक न्यायालय होगा। पहली बार भारत में न्यायालय की शुरुआत जो है ये कौन से अधिनियम से होती है? तो आपको ध्यान में रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, या इसको क्या बोलते हैं अपन? नियामक कानून। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक कानून में प्रावधान, नियामक कानून में क्या था? प्रावधान किया गया था कि भारत में क्या होगा? एक न्यायालय होगा। नियामक कानून में प्रावधान की भारत में एक न्यायालय स्थापित किया जाएगा, एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। ये कौन से एक्ट में प्रावधान था? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था, या रेगुलेटिंग एक्ट को अपन नियामक कानून कह सकते हैं। इसमें प्रावधान था कि भारत में क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसके बाद 1774 में क्या ध्यान में रखेंगे? 1774 में कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में
एक न्यायालय की स्थापना की गई, एक न्यायालय की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना की गई एवं इसके प्रथम न्यायाधीश, एवं इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। किसको बनाया गया? सर एलिजा इम्पे को बनाया गया, सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। ठीक है, तो भारत में न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। कहां पर होती है? कलकत्ता में। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कलकत्ता में क्यों हुई, दिल्ली में क्यों नहीं? तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता ही हुआ करती थी। 1911 के लगभग जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कहां हुई थी? दिल्ली हुई थी। जब राजधानी कलकत्ता थी तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पर भी कहां पर होगी? कलकत्ता में हुई। और कलकत्ता में ये जो न्यायालय स्थापित हुआ ये भारत का पहला न्यायालय था। इससे पहले भारत में इसी प्रकार के न्यायालय के संदर्भ में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। और कलकत्ता में जो न्यायालय स्थापित हुआ इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाए गए थे? सर एलिजा इम्पे इसके क्या बने थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसके बाद आप ध्यान में रखेंगे 1935 का जो अधिनियम था, कौन सा अधिनियम? 1935 का जो अधिनियम था जिसे अपन 1935 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। और इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान था। किसका? संघीय न्यायालय का गठन। और इसके तहत जो है संघीय न्यायालय का गठन किया जाता है कहां पर? दिल्ली में। 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की क्या की जाती है? स्थापना। ये जो मैंने लिखा ना संघीय न्यायालय, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ये भारत का फेडरल कोर्ट था। संघीय न्यायालय को मैं क्या कह सकता हूं? फेडरल कोर्ट। आप कहेंगे संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में क्या फर्क है? ये सुनिएगा। संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में यह फर्क है कि संघीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है इस निर्णय के विरुद्ध जो है अपन ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में क्या कर सकते थे? अपील कर सकते थे। वर्तमान में भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने जो डिसीजन दे दिया, इन्होंने जो फैसला दे दिया वो अंतिम होता है। हाँ, आप राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमा याचिका लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते। लेकिन ये जो संघीय न्यायालय था, ये जो फेडरल कोर्ट था, इसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में क्या की जाती थी? अपील की जाती थी। इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेंगे, कौन सा कोर्ट कहेंगे? संघीय न्यायालय। ध्यान से सुनिएगा, संघीय न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध क्या ध्यान में रखेंगे? संघीय न्यायालय के, या फिर ये संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल, लंदन की प्रिवी काउंसिल में, लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अर्थात ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध जो है लंदन की प्रिवी काउंसिल में क्या की जा सकती थी? अपील की जा सकती थी। अब बात आती है कि संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये जो संघीय न्यायालय है या जो फेडरल कोर्ट है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गवायर। क्या नाम था? सर मॉरिस गवायर इनके क्या थे?
प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मैं सारी बातें कब की कर रहा हूं, संविधान के निर्माण से पूर्व की। संविधान से निर्माण से पूर्व अगर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, हालांकि हाईकोर्ट के संदर्भ में अलग एक परिषद अधिनियम रहेगा जिसके बारे में अपन बात करेंगे। यहां पर केवल किन के बारे में बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपको ध्यान में रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार प्रावधान था कि भारत में एक न्यायालय स्थापित होगा, और इसी के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना होती है, और सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम क्या बनाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट स्थापित होता है, जिसे अपन संघीय न्यायालय कहते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपन अपील दायर कर सकते थे। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर मॉरिस गवायर थे। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, और भारतीय संविधान के भाग 5। अब जब संविधान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5, और भाग 5 में अपन बात करते हैं कौन सी सरकार से संबंधित, संघ सरकार। भाग 5 में किससे संबंधित बात कर रहे हैं अपन, संघ सरकार से संबंधित। और संघ सरकार की बात करें तो भाग 5 में अनुच्छेद के बारे में बात करें, आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 151 तक भाग 5 में उल्लेखित है। मतलब कौन सी सरकार से संबंधित है, संघ सरकार से संबंधित। जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाग 5 को अपन 3 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं सरकार के 3 अंग के संदर्भ में। कौन कौन सा, एक तो है कौन सा, कार्यपालिका। पहला अंग कौन सा, कार्यपालिका। दूसरा कौन सा रहेगा, व्यवस्थापिका, जिसके बारे दोनों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। और तीसरा कौन सा रहेगा, न्यायपालिका। कौन सा रहेगा, न्यायपालिका। तो देखिए जरा, अगर कार्यपालिका के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 52 से लगाकर 78 तक कार्यपालिका के संदर्भ में प्रावधान। व्यवस्थापिका की बात करें तो 79 से लगाकर 122 तक व्यवस्थापिका, और 123 में अध्यादेश हैं जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। और इसके बाद में आर्टिकल 124 से लगाकर आर्टिकल 147 तक जिस न्यायपालिका के संदर्भ में बात हो रही है, मतलब कौन से न्यायालय के संदर्भ में बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जबकि आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक, कहां से कहां तक, आर्टिकल 148 से लगाकर 151 तक किसका प्रावधान किया गया है, सीएजी का प्रावधान किया गया, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहां पर अपन कौन से न्यायालय के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात करेंगे। मतलब आर्टिकल 124 से लगाकर आर्टिकल 147 तक बात करें। कहां से कहां तक, आर्टिकल 124 से लगाकर आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है। तो यहां पर अपने 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भाग 5। और अगर आर्टिकल का पूछे तो आर्टिकल कौन सा, 124 से 147। वर्तमान में प्रश्नों का में एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन, वर्तमान में प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं कि न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 के कौन से अध्याय में है। अच्छा प्रश्न हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 के कौन से अध्याय में है। और भाग 5 अपने को पता है, भाग 5 में संघ सरकार है, लेकिन अध्याय का पता तभी रहेगा जब ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कौन से अध्याय में है, पहले अध्याय में क्या है, कार्यपालिका। दूसरे अध्याय में क्या है, व्यवस्थापिका। तो तीसरे अध्याय में किसका प्रावधान किया गया है, न्यायपालिका। यह भी ध्यान में रखिएगा, अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा, व्यवस्थापिका केंद्र की जो व्यवस्थापिका या संसद के संदर्भ में बात करें तो उनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 के कौन से अध्याय में है। तो यहां पर आप कौन सा अध्याय ध्यान में रखेंगे, 2। अगर कार्यपालिका के संदर्भ में पूछे तो कार्यपालिका के संदर्भ में अध्याय कौन सा रहेगा, फर्स्ट। उसी प्रकार से राज्य में भी रहता है, राज्य सरकार का प्रावधान भाग 6 में है। तो भाग 6 का जो पहला अध्याय है उसमें राज्य की कार्यपालिका है, जिसमें राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद अध्याय 2 जहां राज्य की व्यवस्थापिका है, वहां व्यवस्थापिका में जिस प्रकार यहाँ संसद है, राज्य में विधानमंडल है। और जिस प्रकार अध्याय 3 में यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार राज्यों की व्यवस्थापिका के अध्याय 3 में क्या रहेगा, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का संदर्भ में बात करें तो आपको तीसरा अध्याय ध्यान में रखना है। अगर संघ सरकार से संबंधित बात करें भाग 5 से तो आर्टिकल 124 से 147 ध्यान में रखिएगा। और राज्य सरकार से संबंधित बात ध्यान में रखनी है, वहां पर भी राज्यों से संबंधित जो है हाईकोर्ट से संबंधित आर्टिकल 214 से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जहां अपन पढ़ेंगे जब राज्य की विधानमंडल पढ़ेंगे या फिर राज्य सरकारों से संबंधित जो प्रशासन पढ़ेंगे वहां पर।
तो यहां पर दो प्रकार के प्रश्न, मैंने कहा अध्याय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर स्पष्ट किया अध्याय कौन से में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था वो था 28 जनवरी। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। जबकि संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने के 2 दिन पश्चात दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट का विधिवत रूप से उद्घाटन होता है। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दे दिया वो अंतिम रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपन किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। ये जो इस प्रकार का न्यायालय है ये भारत का कौन सा न्यायालय रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय रहेगा। अब भारत संप्रभु राष्ट्र बन चुका है, आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप भारत पर नहीं है। तो अब ब्रिटेन की जो अंग्रेज तो पहले ही चले गए थे, तब संविधान का निर्माण और संविधान के निर्माण के बाद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो प्रावधान किए गए और सुप्रीम कोर्ट को भारत का कैसा न्यायालय बनाया गया? सर्वोच्च न्यायालय कह दें, सुप्रीम कोर्ट कह दें, उच्चतम न्यायालय कह दें, तीनों एक ही बात है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। उच्चतम न्यायालय, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और तीसरा कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। कहां पर हुआ था? अब राजधानी क्या है? दिल्ली। तो उद्घाटन कहां पर हुआ था? दिल्ली में। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उद्घाटन के 50 सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब भारतीयों की बारी आएगी। इससे पहले तो न्यायाधीश कौन बन रहे थे? अंग्रेज बन रहे थे, ठीक है। सर मॉरिस गवायर कौन थे? अंग्रेज थे। सर एलिजा इम्पे कौन थे? अंग्रेज थे। अब अंग्रेज इस बात को मानते थे और भारतीयों को कहते थे, कुछ भारतीय स्वीकार भी करते थे कि भारतीय लोग क्या है? असभ्य हैं। कौन है? असभ्य हैं। और हम जो हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो लॉर्ड लगाते थे अपने नाम, कहते हम भगवान के प्रतिनिधि हैं और हमें भगवान ने भेजा है कि भारतीय लोगों को क्या बनाने के लिए? सभ्य बनाने के लिए। और भारत में न्याय कौन करता था? राजा करता था। या तो राजा और राजा के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति न्याय कर रहा है, इसका मतलब वो भगवान का प्रतिनिधि है, ठीक है। तो अपन उन भावनाओं में बह जाते थे और उनको क्या मान लेते थे? भगवान मान लेते थे, ठीक है। हाँ, अब भारत में क्या अंग्रेज तो है नहीं, तो यहां पर जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे हीरालाल जे कानिया को। यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे हीरालाल जे कानिया को। किनको बनाया गया था? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और इस समय न्यायाधीशों की जो संख्या है, न्यायाधीशों की संख्या, और इस समय न्यायाधीशों की संख्या जो है ये थी कितनी? 1 + 7 = 8। 1 + 7 = 8 का क्या मतलब हुआ? एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और इनके अलावा 7 जो होंगे ये सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपको पता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में है 1 + 33 = कितने? 34। और ये कब कब बढ़ाई गई, इनसे संबंधित आगे अपन बात करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि स्थापना के समय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और स्थापना के समय न्यायाधीशों की संख्या 1 + 7 = 8 थी। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 33 + 1 = कितना? 34। अब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, वो आपको ध्यान में रखने ही होंगे, इनके बिना पार पड़ने वाली नहीं है। अनुच्छेद याद हो गए मतलब आधा काम आपका कंप्लीट हो गया। अगर आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो मैं नोट करवा रहा हूं। और आर्टिकल में सुमिलित कीजिए वाला प्रश्न भी आजकल पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन भत्तों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट के बैठकों के स्थान में परिवर्तन से संबंधित कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार में जो है दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख कौन कौन से आर्टिकल में किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो देखिए आर्टिकल के संदर्भ में बात करें तो मैंने कहा आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। इसके बाद में न्यायाधीशों की संख्या या फिर न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता।
न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की शपथ, न्यायाधीशों के त्यागपत्र एवं न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, सारी की सारी कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 124। तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो कौन सा हो गया? 124, जिसमें आपने प्रश्न ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में? 124। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या योग्यता, हालांकि मैं योग्यता और ये सब बात करूंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से 124 के कौन से पार्ट में। फिर 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, 124 में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, और 124 में है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया रहती है, किन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, इनसे संबंधित बात करेंगे। हालांकि बीच में जब 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो 124 में 3 और आर्टिकल जोड़ दिए थे, 124A, 124B और 124C। लेकिन बाद में 16 अक्टूबर 2015 को 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो वो तीनों आर्टिकल वापस से क्या हो गए? समाप्त हो गए। आगे अपन बात करेंगे न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना 125। कौन सा ध्यान में रखेंगे? 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, क्या ध्यान में रखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते कौन से आर्टिकल में है? 125। अगला अपन ध्यान में रखेंगे 126। 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो जो कार्यवाहक या कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनसे संबंधित क्या प्रावधान रहने वाले हैं, वो आर्टिकल 126 में ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आर्टिकल 127 की बात करें तो आर्टिकल 127 भी महत्वपूर्ण। 127 से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तदर्थ न्यायाधीश, कौन से न्यायाधीश है? तदर्थ न्यायाधीश। कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की क्वारम पूरा नहीं हो उस समय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जब सुप्रीम कोर्ट में की जाती है उसे अपन तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। और तदर्थ न्यायाधीशों की क्या व्यवस्था रहने वाली है, आगे अपन बात करने वाले हैं। अगला आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 128। कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां करनी? सुप्रीम कोर्ट में करना। यह भी अस्थायी प्रावधान है कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्वारम पूरा नहीं हो तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति वापस सुप्रीम कोर्ट में करने से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 129 में है। अगला आप ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 128 में। अगला आप ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 129। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 128 में है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 128। नेक्स्ट अपन ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक कैसा न्यायालय होगा? अभिलेखीय न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक कैसा न्यायालय होगा? अभिलेखीय न्यायालय होगा। इसका मतलब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए सभी प्रकार के निर्णयों को क्या किया जाएगा? अभिलेखित किया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं इनको इन अभिलेख के रूप में मानना क्या होगा? अनिवार्य होगा। यहां से भी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 130 और आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय के बैठकों का स्थान। ये सुप्रीम कोर्ट है तो दिल्ली में, लेकिन बैठकों के स्थान में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के बैठकों के स्थान में परिवर्तन किन के द्वारा किया जाएगा, ये सारी बातें कौन से आर्टिकल में लिखी गई हैं? 130 में। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों के संदर्भ में या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। किनसे संबंधित बात करें? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से अधिकार है?
क्षेत्राधिकार। और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अपन मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे। एक तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक कह दें, या फिर सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, और इनका उल्लेख जो है आपको मिलेगा कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 131 में। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार, ऐसे क्षेत्राधिकार जिनकी सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किनको है? सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इन मामलों की सुनवाई किसी के द्वारा भी भारत में नहीं की जा सकती। उनको अपन सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, उन्हें अपन सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, या उन्हें अपन सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। और सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं। सबसे पहले है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन से? संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा जो है वो है दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। और तीसरा जो रहता है इसको बोलते हैं फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। सबसे पहले कौन सा? संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। इनसे संबंधित आर्टिकल की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद कौन से में? आर्टिकल 132 में। दीवानी से संबंधित बात करें तो आर्टिकल 133 ध्यान में रखिएगा, और फौजदारी से संबंधित बात करें तो आर्टिकल 134 ध्यान में रखना है। देखिए जरा वापस से रिपीट करूं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को अपन मुख्यतः 2 भागों में बांटेंगे। हालांकि एक और पढ़ेंगे समवर्ती क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 32 और 226 के बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आर्टिकल के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अपन 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा कौन सा रहता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसे अपन मूल क्षेत्राधिकार के नाम से जानते हैं, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 131। मूल का मतलब जिनकी सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ किनको है? सुप्रीम कोर्ट के। और अपीलीय का क्या मतलब हुआ? अपीलीय का मतलब होता है कि जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध अपन का अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। भी हाईकोर्ट जो है ये राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन भारत का सर्वोच्च, राज्य का सर्वोच्च कैसे? फिर राज्य में तो एक ही हाई कोर्ट होता है, ठीक है। अब राज्य ने हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और यहां पर 3 प्रकार के अपीलीय क्षेत्राधिकार रहते हैं, जिसमें सबसे पहले संवैधानिक मामलों से संबंधित, दूसरा दीवानी, और तीसरा फौजदारी। आप कहेंगे दीवानी और फौजदारी वाला क्या मामला है, ये समझते हैं जरा। देखिए दीवानी मामले ऐसे मामलों को कहा जाता है जो घर परिवार जमीन जायदाद से संबंधित हो, जैसे विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, गोद से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, पैतृक जो जमीन जायदाद है उनसे संबंधित सारे मामले किस में आते हैं? दीवानी में आते हैं। जबकि फौजदारी की बात करें तो फौजदारी में आप ध्यान में रख सकते हैं कि फौजदारी मामले किसको कहते हैं? तो फौजदारी में लड़ाई झगड़े से संबंधित, मारपीट से संबंधित, वो सारे किस में आएंगे? फौजदारी मामले। तो सुनवाई जो है ये अपीलीय होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, नहीं। पहले कहां जाना होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध जो है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध। क्योंकि भारत में कौन सी न्याय प्रणाली को अपनाया गया है? एकीकृत न्याय प्रणाली को। एकीकृत का क्या मतलब हुआ? देखिए जरा, क्लियर हो गई बात? हाँ, अगला देखिए जरा, भारत में जो न्यायपालिका के स्वरूप की बात करें, यह भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप, न्यायपालिका के स्वरूप की बात करें तो न्यायपालिका का स्वरूप या ये अपने स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका। और ये जो कंसेप्ट अपने कहां से लिया है? तो ये अपने लिया है अमेरिका से। ये जो स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका है ये अपने कहां से लिया है? अमेरिका से। दूसरी बात आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जिस प्रकार भारत में सर्वोच्च विधि संविधान को माना जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में सर्वोच्च कौन है? अमेरिका में सर्वोच्च न्यायपालिका को माना जाता है।
ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद को माना जाता है। यही तो भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे उनकी सूझबूझ थी। भारत में किसी की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं की गई। क्या कहा गया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका को भी संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना होगा, कार्यपालिका को भी संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना होगा, और व्यवस्थापिका को भी संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। लेकिन न्यायपालिका कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। और स्वतंत्र होगी इसका मतलब है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव में कार्य नहीं करेगी। कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। न्यायपालिका हमेशा कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। और स्वतंत्र होने के साथ ही कैसी होगी? एकीकृत होगी। कैसी होगी? एकीकृत होगी। एकीकृत का क्या मतलब हुआ? यहां शीर्ष पर जो है ना, शीर्ष पर क्या है? शीर्ष पर जो है सुप्रीम कोर्ट है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कह दें या फिर इसको अपन उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या कैसा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या कैसा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय। इसके बाद जितने भी स्टेट रहेंगे ना, लगभग जो है हर स्टेट में क्या रहता है? हाई कोर्ट रहता है। तो यहां पर क्या रहेंगे? हाई कोर्ट। इसके बाद में यहां पर क्या रहेंगे? उच्च न्यायालय। हालांकि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। फिर इसका मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। कहां पर संयुक्त उच्च न्यायालय? ये अपन जानेंगे जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे उस समय। उसके बाद अब अगर बात करें तो वहां पर प्रत्येक जिले में क्या होता है? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और यहां पर जो है उपखंड से संबंधित कई बार जो है उपखंड न्यायालय भी होते हैं। तो ठीक, ये इस प्रकार की न्याय प्रणाली जिसको अपन क्या बोलते हैं? एकीकृत न्याय प्रणाली। किसी भी मामले को लेकर अपन सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। किसी भी मामले से संबंधित अगर बात करें, पहला जैसे ही न्याय से संबंधित बात आएगी या तो उपखंड, या फिर उपखंड नहीं है तो कौन सा? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपन कहां जा सकते हैं? जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपन हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपन कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है, तो फिर अपन कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उनसे संतुष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। हाँ, एक विकल्प है। कौन सा? आर्टिकल 72 के तहत आप राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका लगा सकते हैं, और वो राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की पावर रहती है। उसमें से राष्ट्रपति प्रयोग कौन सी करे वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। जैसे क्षमा है, क्षमा के अलावा परिहार है, लघुकरण है, प्रविलंबन है, ठीक है, विराम है। ये 5 टाइप रहते हैं जो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जब आपने बात की थी तो मैंने आर्टिकल 72 में ये सारी बातें आपको वहां पर बताई थी। क्लियर है? तो न्यायपालिका में आप ध्यान में रखेंगे भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? न्यायपालिका का स्वरूप स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका है। और ये जो स्वरूप है हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। देखिए जरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहली योग्यता आप ध्यान में रखेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारतीय होना जरूरी नहीं है, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जन्मजात भारतीय होना जरूरी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है, भले उसे कल मिली है, तो वो भारत की नागरिकता मानी जाएगी। कहीं पर भी भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है कि मूल रूप से क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। भारत की क्या होनी चाहिए? नागरिकता। ये तो सामान्य योग्यता। अब योग्यता के संदर्भ में बात करें तो यहां पर योग्यता आप ध्यान में रखेंगे, किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।
किसी भी उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहो, किसी भी उच्च न्यायालय में रहो, जरूरी नहीं है वो उच्च न्यायालय, जैसे 25 हाईकोर्ट है वर्तमान में, 25 में से किसी भी हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहो, ऐसा व्यक्ति जो है उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। पहली योग्यता क्या लिखी गई है? किसी भी हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहो? न्यायाधीश रहो। अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी क्या ध्यान में रखेंगे? किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी, ये न्यूनतम योग्यता हमेशा न्यूनतम होती है, अधिकतम कभी भी नहीं होती। आप कहेंगे 5 से 6 वर्ष ले लिया तो अच्छी बात है ना, 6 वर्ष ले लिया, ठीक है। अगर कहीं कोई 10 वर्ष हाईकोर्ट का न्यायाधीश, बहुत ही अच्छी बात है। कोई 15 वर्ष, हाँ और भी अच्छी बात है। न्यूनतम योग्यता हमेशा ध्यान में रखिएगा, न्यूनतम होती है, अधिकतम कभी भी नहीं होती है। योग्यता का मतलब है न्यूनतम 5 वर्ष तक जो है रहना ही होगा, उससे अधिक है तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी क्या ध्यान में रखनी है? किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता। किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, जिसे अपन क्या बोलते हैं? किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। तीसरा आप ध्यान में रखेंगे, ये भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आप क्या ध्यान में रखेंगे? तीसरा आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो। राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? पारंगत विधिवेता हो। राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होने का मतलब है कि राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? कानून का जानकार हो। पारंगत विधिवेता का मतलब क्या है? कानून का जानकार। राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कानून का जानकार। ये जो मैंने 3 योग्यता लिखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से कोई एक होनी चाहिए। इनमें से क्या होनी चाहिए? कोई एक होनी चाहिए। यानी किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? वकील रहा हो, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। या फिर राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो, मतलब कानून का जानकार हो, ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। क्लियर है बात? यहां पर आप क्या ध्यान में रखेंगे? यहां पर आप ये ध्यान में रखेंगे, इस आधार पर अभी तक किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। संविधान में उल्लेखित की गई है, लेकिन इस आधार पर अभी भी किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति हुई नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखेंगे? अभी तक क्या ध्यान में रखेंगे कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति, किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर नहीं हुई है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर नहीं हुई है कि राष्ट्रपति की नजर में कोई कानून का जानकार था और ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया। नहीं। अब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में बात करें तो ज्यादातर न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए कौन सा आधार अपनाया जाता है? किसी भी हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया जाता है? न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन कई बार ये भी योग्यता काम में ले ली जाती, लेकिन ये जो तीसरी योग्यता है ना, कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यह है संविधान में उल्लेखित है, आपको योग्यता के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। लेकिन अभी तक प्रश्न ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता के आधार पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है, तो आप ध्यान में रखेंगे राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता या कानून का क्या होना चाहिए? जानकार। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति ने
किन की परामर्श, क्योंकि राष्ट्रपति आप सभी को पता है नाम मात्र का प्रधान होता है, राष्ट्रपति किसकी परामर्श पर, राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और जो कॉलेजियम वाला विवाद है ना, वो भी यही है। कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम का गठन पहली बार कब हुआ, कॉलेजियम के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, वो अपन यहां जानेंगे। देखिए जरा, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप ध्यान में रखेंगे कि 1950 से लगाकर 1993 तक करता तो राष्ट्रपति था, लेकिन राष्ट्रपति किसकी परामर्श से करता था, कार्यपालिका की, कार्यपालिका की परामर्श से, कार्यपालिका की परामर्श से। कब से कब तक, संविधान लागू होने से, मतलब 28 जनवरी 1950 से लगाकर 1993 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका की परामर्श से करता था। क्लियर है बात। अब बात करते हैं कॉलेजियम के संदर्भ में, तो आपको ध्यान में रखना है 1993 में, 1993 में किसका गठन होता है, कॉलेजियम का, कॉलेजियम का गठन। कॉलेजियम का पहली बार गठन कब होता है, 1993 में। तो 1993 से लगाकर जो है वर्तमान तक राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करता है, किसकी परामर्श पे करता है, कॉलेजियम की परामर्श। तो कॉलेजियम में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, कॉलेजियम एक समिति कहते हैं या कॉलेजियम कहते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में समिति ने कहकर क्या कहते हैं, अपन इसे कॉलेजियम कहते हैं। कॉलेजियम में कुल 5 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और इनके अलावा 4 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के कैसे न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। अब देखिए जरा, यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कॉलेजियम का गठन कब हुआ, 1993 में। कॉलेजियम में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, आप कहेंगे 5। 5 कौन कौन होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। कॉलेज अब जो है राष्ट्रपति किसकी, तो यहां पर ध्यान में रखेंगे कि 1993 से लगाकर वर्तमान तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कॉलेजियम का गठन कब हुआ, 1993 में। कॉलेजियम में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, 5 व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश। लेकिन शुरुआत कब हुई थी, 1993 में। 1993 से पहले 1950 तक जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका की परामर्श से क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। क्लियर है बात। आगे अपन बात करेंगे किनके संदर्भ में, न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में। अब बात आती है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को इसको बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाने का क्या आधार है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाने का जो आधार है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाने का जो आधार है वो क्या है, वरिष्ठता। क्या है, वरिष्ठता। इसका क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे उनमें सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसको क्या बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33 + 1 बराबर कितना, 34, जिसमें एक तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश।
मान लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद अब वर्तमान में रिक्त हो गया है, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो अब मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? तो इन 33 में जो वरिष्ठ होगा उसी को क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। जो 33 में वरिष्ठ होगा उसी को क्या बनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो वरिष्ठ आधार क्या रहेगा? वरिष्ठता। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार क्या रहेगा? वरिष्ठता। लेकिन अब तक 2 बार वरिष्ठता का क्या हो चुका है? उल्लंघन हो चुका है। अब तक 2 बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में वरिष्ठता का क्या हो चुका है? उल्लंघन हो चुका है। यह आपको ध्यान में रखना है, वरिष्ठता का उल्लंघन। वरिष्ठता का उल्लंघन किनके संदर्भ में? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता का उल्लंघन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में। देखिए, वरिष्ठता के उल्लंघन की बात करें, सबसे पहली बार वरिष्ठता का उल्लंघन कब हुआ था? तो 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। 1973 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। किसे? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 1973 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। किसको? अजीत नाथ रे को। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? अजीत नाथ रे को। अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया गया था? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन इनकी तुलना में 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, एएन ग्रोवर, जेएन सेटल और केएस हेगड़े। सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐसे न्यायाधीश जो वरिष्ठता के क्रम में तो उनका नंबर आ रहा था, लेकिन पहले ही अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का क्या बना दिया गया? मुख्य न्यायाधीश। यहां पर इंदिरा गांधी जी के ऐसा कहा जाता है दखल अंदाजी है, और इंदिरा गांधी जी ने 3 वरिष्ठता का 3 न्यायाधीश तो थे, इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया? अजीत नाथ रे को। 3 कौन कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है, एएन ग्रोवर, दूसरा ध्यान में रखेंगे जेएन सेटल, दूसरे कौन थे? जेएन सेटल, जेएन सेटल, और तीसरा आप ध्यान में रखेंगे केएस हेगड़े। अपन केएस हेगड़े के संदर्भ में और बात कर चुके हैं कि केएस हेगड़े जो हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, वही केएस हेगड़े जो अब यहां पर क्या थे? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे। इन तीनों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको बना दिया गया? अजीत नाथ रे को बना दिया। तो पहली बार वरिष्ठता का उल्लंघन कब हुआ? 1973 में। इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए गए? अजीत नाथ रे को बनाए गए। किन के स्थान पर? एएन ग्रोवर, जेएन सेटल और केएस हेगड़े, और इन तीनों के स्थान पर किसको बना दिया गया? अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का क्या बना दिया गया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। लेकिन बाद में इन तीनों ने क्या दे दिया भाई? त्याग पत्र। बेइज्जती हुई ना इन तीनों की, ठीक है, क्योंकि 1950 से लगाकर 1973 तक तो हमेशा किसको बनाया जाता था? मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ, जो वरिष्ठ होता उनको बनाते। अब अपने आप में इनको लगा कि यार ये तो गलत हुआ है, हमारा नंबर था लेकिन हमारे स्थान पर अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का क्या बना दिया गया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इन्होंने चुपचाप कुछ भी नहीं किया, अपना त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देके जो है न्यायपालिका के संदर्भ में अपने आप को क्या कर दिया? पृथक कर दिया। मामला रुकने वाला नहीं था, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब ऐसे कैसे कर दिया न्यायाधीशों की नियुक्ति में, क्योंकि ऐसा संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ बनेगा। संविधान में ऐसा कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वरिष्ठता का उल्लंघन क्यों किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने कार्यपालिका ने अपने पक्ष, क्योंकि कार्यपालिका की परामर्श पर हो रहा था, कार्यपालिका ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 1956 में जो विधि आयोग बना था ना, उस 1956 में बने विधि आयोग में एक प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है वरिष्ठता के स्थान पर योग्यता को महत्व दिया जाए, कार्य अनुभव को महत्व दिया जाए। तो हमने क्या किया? इन तीनों की तुलना में इनकी योग्यता अधिक थी। योग्यता का मतलब कार्य अनुभव अधिक था, कार्य क्षमता अधिक थी। तो हमने जो है योग्यता, कार्य अनुभव और कार्य क्षमता को महत्व देते हुए इनकी बजाय अजीत नाथ रे को क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मामला चल ही रहा था कि 1977 आया, और 1977 में एच.आर. खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे, क्योंकि वरिष्ठता के क्रम में उनका नंबर आ रहा था किनका? एच.आर. खन्ना का। लेकिन एच.आर. खन्ना के स्थान पर किसको बना दिया गया?
हमीबुद्दुल्ला बेग को क्या बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य। तो दूसरी बार फिर से वरिष्ठता का क्या हो गया उल्लंघन। और इस बार भी देश के प्रधानमंत्री कौन थे, 77 में इंदिरा गांधी। क्योंकि उससे पूर्व जो है इंदिरा गांधी से संबंधित मामला जो है आंतरिक शांति के नाम पर जो आपातकाल लगा था, वहां पर HR खन्ना साहब इंदिरा की पक्ष लिया था, ऐसा कहते हैं। क्योंकि वहां पर जो न्यायाधीशों की पीठ थी उनमें HR खन्ना भी शामिल थे, तो HR खन्ना ने उनके अगेंस्ट गए थे, सरकार के विपरीत गए थे, इसलिए HR खन्ना के स्थान पर किसको बना दिया गया था, हमीबुद्दुल्ला बेग को सुप्रीम कोर्ट का क्या बना दिया गया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो 2 बार वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ। फिर मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1993 में, का भले ही कार्य अनुभव हो नहीं हो, भले ही कार्य क्षमता हो नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हमेशा वरिष्ठता के आधार पर ही बनाया जाएगा। तो एडवोकेट्स बनाम भारत संघ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हमेशा उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो सबसे क्या होगा, वरिष्ठ। लेकिन वरिष्ठता का उल्लंघन कितनी बार हुआ है, 2 बार। पहली बार कब, 1973, आगे अपन बात करेंगे कब, 1977। तो यहां पर आप क्या ध्यान में रखेंगे कि इसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वरिष्ठता के उल्लंघन को लेकर, वरिष्ठता के उल्लंघन को लेकर, वरिष्ठता के उल्लंघन को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, जहां पर कार्यपालिका के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि 1956 में बने विधि आयोग में प्रावधान था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता के स्थान पर कार्य अनुभव एवं कार्य क्षमता को अधिक महत्व दिया जाए। कार्य अनुभव एवं कार्य क्षमता को अधिक महत्व दिया जाए। और इसलिए जो है हमने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अजीत नाथ रे को क्या बनाया, मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद में नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कि 1977 में 1977 में HR खन्ना के स्थान पर हमीबुद्दुल्ला बेग को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो वरिष्ठता का कितनी बार उल्लंघन हो गया, दूसरी बार। कब हुआ था, 1977 में HR खन्ना के स्थान पर किसको बना दिया गया, हमीबुद्दुल्ला बेग को। और अंत में जो है एडवोकेट्स बनाम भारत संघवाद में, एडवोकेट्स बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी, हमेशा वरिष्ठता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा वरिष्ठता के आधार पर की जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा किस आधार पर की जाए, वरिष्ठता के आधार पर की जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी। तो अब तक जो है वरिष्ठता का उल्लंघन 2 ही बार हुआ है, एक 1973 ध्यान में रखेंगे और दूसरा 1977 ध्यान में रखेंगे। पहली बार किसको, तो पहली बार आप ध्यान में रखेंगे अजीत नाथ रे को बनाया गया और दूसरी बार किनको बनाया गया, हमीबुद्दुल्ला बेग को बनाया गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं किन की, न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। देखिए जरा इसके संदर्भ में बात करें तो 2002 में एक समिति बनी थी जिसको अपन बोलते हैं संविधान समीक्षा समिति। कौन सी समिति, संविधान समीक्षा समिति। और इस संविधान समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे वेंकट चलैया। कौन थे, CH वेंकट चलैया या फिर कहें वेंकट चलैया। और इस संविधान समीक्षा समिति ने कॉलेजियम को समाप्त करने की बात की। संविधान समीक्षा समिति ने क्या कहा, कॉलेजियम को समाप्त किया जाए, कॉलेजियम को समाप्त किया जाए, कॉलेजियम को समाप्त किया जाए। अब बात आई कि कॉलेजियम को क्यों समाप्त किया जाए, क्योंकि ये जो कॉलेजियम है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संदर्भ में भी ये कॉलेजियम है। ये 5 लोग, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, ये 5 लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश रहेगा, कौन न्यायाधीश बनेगा, इसके संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। और दूसरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। और 25 हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो यही 5 लोग, और किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का स्थानांतरण करना है तो यही 5 लोग। और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल छपे, न्यूज़पेपर में भी इस प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हुए जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर बात करें तो जितने भी न्यायाधीश हैं लगभग आधे से अधिक न्यायाधीश आपस में रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार होने का मतलब है कि आपस में कहीं ना कहीं जो है इनका लिंक रहता है। इसी वजह से जो है एक विशेष वर्ग का जो है ये न्यायपालिका पर क्या हो चुका है, कब्जा हो चुका है। तो इस कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और कॉलेजियम के स्थान पर कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की जाए। ये बात किन्होंने कही थी, 2002 में बनी संविधान समीक्षा समिति ने कही थी। और इसी के अनुरूप जो है पहले 120वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। कौन सा, 120वां संविधान संशोधन विधेयक, 120वां संविधान संशोधन विधेयक किसके संदर्भ में था? ये 120वां संविधान संशोधन विधेयक न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में था, लेकिन पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। फिर बाद में 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। कौन सा लाया गया? इसी न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में 121वां संविधान संशोधन विधेयक, 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। और ये 121वां संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया और पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने क्या कर दी? स्वीकृति प्रदान। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 2014 की। और 1 जनवरी 2015 को ये अमेंडमेंट कौन सा हुआ? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। विधेयक संख्या अलग होती है और अधिनियम संख्या अलग होती है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया? लागू। हालांकि न्यायपालिका से संबंधित था तो राज्यों की भी स्वीकृति ली गई और यहां पर पहला राज्यों द्वारा अनुमोदन लिया गया। ठीक है। और पहला राज्य जिन्होंने न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में अनुमोदन दिया था वो कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान प्रथम राज्य था, फर्स्ट राज्य था जिन्होंने न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के संदर्भ में जो है अनुमोदन दिया था। पहला कौन सा? राजस्थान।
पहले 120वां अमेंडमेंट बिल लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ, फिर 121वां लाया गया जो पारित हो गया, यानी 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और 1 जनवरी 2015 को 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 99वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 99वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? न्यायिक नियुक्ति आयोग से। अब इस न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित जो 99वां संविधान संशोधन था, 99वां जो एक्ट था या 99वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, संविधान संशोधन जो अधिनियम था, इसके द्वारा 3 आर्टिकल जोड़े गए, 124A, 124B, 124C। कितने आर्टिकल जोड़े गए भारतीय संविधान में? 3 जोड़े गए। 124A, 124A में न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। दूसरा 124B के बारे में बात करें और 124C, तो 124B और C में भी न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में बात की गई और 124B में न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य। 124B में क्या ध्यान में रखेंगे? न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य, न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य। और 124C में ध्यान में रखेंगे कि न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित संशोधन करने, न्यायिक नियुक्ति आयोग में संशोधन करने से संबंधित शक्ति जो है ये किसके पास होगी? संसद के पास, यानी राज्य विधानमंडल को शक्ति प्राप्त नहीं होगी, किनके पास होगी? संसद के पास। अब अगर इनके गठन के बारे में बात करें, इनके कार्य क्या क्या रहेंगे, तो कार्यों के संदर्भ में बात करें तो कार्य रहेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श। दूसरा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को। और तीसरा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या करना? स्थानांतरण, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थान। ये 3 कार्य थे किनके? जो वर्तमान में कॉलेजियम के हैं वो किनके थे? यानी कॉलेजियम को समाप्त कर दिया। यहां पर क्या किया गया? कॉलेजियम को समाप्त कर दिया गया, कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा की गई? कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 3 आर्टिकल जोड़े 124A में न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित। और गठन में कहा न्यायिक नियुक्ति आयोग में कौन शामिल होगा? तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 भारत का विधि मंत्री और 2 कानून के जानकार। आगे अपन बात करेंगे गठन के संदर्भ में। तो गठन के संदर्भ में आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या क्या ध्यान में रखेंगे? एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश है? मुख्य न्यायाधीश। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के कैसे न्यायाधीश? वरिष्ठ न्यायाधीश। तीसरा 1 होगा भारत का विधि मंत्री, विधि मंत्री। और नंबर 4 पे ध्यान में रखेंगे 2 होंगे कानून के जानकार, कानून के जानकार। और इनकी नियुक्ति के लिए एक अलग से समिति बनेगी। तो कुल मिलाकर न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल कितने मेंबर होंगे? 1 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 भारत का विधि मंत्री और 2 कानून के जानकार। ये इनका गठन था। व्यवस्था शुरू हो गई 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया। कार्य मैंने स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश करना, हाई कोर्ट जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सभी हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या करना? स्थानांतरण करना। लेकिन 16 अक्टूबर, कौन सी अक्टूबर ध्यान में रखेंगे? 16 अक्टूबर 2015 को जस्टिस J.S. खेर, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश J.S. खेर की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ का गठन होता है और 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। अर्थात इस 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। का कोई न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं होगा। वापस से किसकी शुरुआत हो जाती है? इस कॉलेजियम की शुरुआत हो जाती है। वापस से कॉलेजियम की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और वर्तमान में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति, लेकिन किसकी सिफारिश पे करता है?
कॉलेजियम की सिफारिश। बीच में आया था न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कब से कब तक, जनवरी से लगाकर अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर को ये न्यायाधीश, नाम ध्यान में रखिएगा, जस्टिस JS खेर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ में इस 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। मतलब ये जो आर्टिकल 124A, 124B और 124C क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए, और कहा कोई न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं होगा, वापस से न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या होगा, कॉलेजियम होगा। और कॉलेजियम में कितने व्यक्ति होंगे, 5, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और जो है इनके अलावा 4 जो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के कैसे न्यायाधीश रहेंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता और उनकी नियुक्ति के संदर्भ में बात। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है, उनका कार्यकाल क्या रहता है, उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, और साथ ही अपन जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्या कार्य है एवं किस प्रकार के उनके कार्य एवं शक्तियां हैं उनके संदर्भ में। तो सामान्यतः जो है आर्टिकल महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट करता हूं, पूरा देखिए जरा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ध्यान में रखना है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक कानून बोलते हैं, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में संघीय न्यायालय ध्यान में रखना है, और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 5 के तीसरे अध्याय में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन, उनके योग्यता, उनकी कार्य, उनके योग्यता के साथ उनकी नियुक्ति, शपथ, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया, सारा आर्टिकल 124 है। 125 में वेतन भत्ते हैं, 126 में जो है ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, 127 में तदर्थ न्यायाधीश हैं, 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, 129 में अभिलेख न्यायालय, 130 में सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान। और फिर बात करें कार्य या क्षेत्राधिकार की, 131 में मूल क्षेत्राधिकार है, 132 में संवैधानिक अपील है, 133 में दीवानी और 134 में फौजदारी। हालांकि आर्टिकल और भी महत्वपूर्ण है जिसमें अपन जानेंगे 143, 137, 136, ये भी महत्वपूर्ण, इनके बारे में भी बात करेंगे। योग्यता के संदर्भ में 3 योग्यता ध्यान में रखनी है। पहली, भारत का नागरिक है ये। दूसरी जो रहेगी वो रहेगी किसी भी हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, किसी भी हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी रहेगी राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कानून का जानकार। लेकिन अभी तक किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है पारंगत विधिवेत्ता के आधार पर नहीं हुई है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति पहले किन की सिफारिश पर, कार्यपालिका की। 1993 में कॉलेजियम का गठन हुआ, जिसमें 5 व्यक्ति होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। बीच में कॉलेजियम को समाप्त करके 2014 में 121वें संविधान संशोधन बिल एवं 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 आर्टिकल जोड़े गए, 124A, B और C। लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को जस्टिस JS खेर की पीठ में इस 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रद्द कर दिया। अर्थात वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और किसकी सिफारिश पे करता है, कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।